आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज से अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया पोर्शन, जिसका नाम है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। हम लोगों ने जस्ट अभी पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री को कंप्लीट किया है। अब हम हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम इस हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में एक बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे, क्या होते हैं हेट्रो एटम्स, क्या पढ़ना है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में, और उसके बाद हम एक एक हेट्रो कंपाउंड को लेकर उसकी स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट ही करें तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार हमारे पास हेटेरो एटम्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर आपको हेट्रो एटम्स की जानकारी ही नहीं होगी तो फिर आप हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की भी बातें बहुत अच्छे से समझने नहीं पाने वाले। ये वाली बात आपको समझनी है। हेट्रो एटम्स की जानकारी है तो हेट्रो एटम्स क्या होते हैं, जैसे अगर हम बात कर सकते हैं जितने भी आपके पास हेलोजन्स होते हैं। अब हेलोजन्स बोले तो जो भी आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या फिर आयोडीन है, ये सभी आपके पास क्या है, हेटेरो एटम है। उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, आर्सेनिक है, सेलेनियम या फिर सिलिकॉन है। इस तरीके से ये बहुत सारे, ये सभी आपके पास एग्जाम्पल्स होते हैं हेटेरो एटम से। तो एक्चुअली जो आप यहां पर केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, इसमें दो टर्म है, एक तो है हेटेरो और दूसरा टर्म है साइक्लिक। तो एक ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें हेटेरो एटम उस रिंग में मौजूद हो, मतलब वह जो रिंग बन रही है उसमें हेटेरो एटम भी मौजूद होगा, उसकी स्टडी आप करने जा रहे हो। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। अब हम इस हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के सबसे पहले पार्ट, जो कि हमारे पास है एक इंट्रोडक्शन पार्ट, कि आखिरकार हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो आपके पास पार्ट होता है उसका हम बोल सकते हैं सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, और एक आपके पास होगा अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे कि सैचुरेटेड टर्म क्या है और अनसैचुरेटेड टर्म क्या है। तो सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अगर मैं एग्जांपल देता हूं तो आपके पास कुछ इस तरीके से, ये बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे इस तरीके से, कि सब आपके पास क्या हो जाएंगे, हेटेरोसाइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड। और भी एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो इस तरीके से भी आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर NH हो जाएगा, और इस तरीके से डाइऑक्सिन, ये आपने स्ट्रक्चर्स देखे होंगे पहले, है ना। तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ये वाली केमिस्ट्री की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जनरली अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसको हम बोलते हैं THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। बाकी नाम से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, फिर भी आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब दूसरी तरफ हमारे पास जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वह अनसैचुरेटेड होते हैं, और अनसैचुरेटेड के एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं। सबसे पहले इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ऐसा दिया होगा, ठीक है। फिर आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं जहाँ पर सल्फर आ जाएगा, हेटेरो एटम। और एग्जांपल की बात करते हैं, आपके पास यहाँ पर पायरोल आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। मैं नाम भी लिख देता हूं इनके, जैसे इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है फ्यूरिन। इनके नाम आपको याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर ये आपके पास क्या हो जाएगा, थायोफीन हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, जिसकी वजह से हम अनसैचुरेटेड बोल रहे हैं, इसको हम बोल देंगे पायरोल। तो एक्चुअली हमें जो केमिस्ट्री पढ़नी है वो अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की ही केमिस्ट्री पढ़नी है। जैसे और एग्जांपल की अगर अपन बात कर लेते हैं तो ऐसे ही एक एग्जांपल और होता है यहाँ पर हमारे पास पिरिडीन। ऐसे ही एक एग्जांपल अपन और अगर डिस्कस करें तो इसको हम इंडोल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडोल। और एक एग्जांपल हमारे पास और आ जाएगा ऐसा ही कुछ दिखने में, क्यूनोलिन। तो इनके भी मैं नाम यहां पर लिख देता हूं, इसको हम कहते हैं पिरिडीन।
इसको हम कहते हैं इंडोल और इसको हम कहते हैं क्यूनोलिन। तो एक्चुअली हमारे इस चैप्टर में हमें जो केमिस्ट्री पढ़नी है वो केमिस्ट्री हमें पढ़नी है अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए एक्चुअली पायरोल किसको कहते हैं, फ्यूरेन किसको कहते हैं, थायोफिन किसको कहते हैं, इंडोल किसको कहते हैं, पेरिडीन किसको कहते हैं और क्यूनोलिन किसको कहते हैं। तो हम एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कुछ ज़्यादा टिपिकल पार्ट इस टॉपिक में है नहीं। जैसा सिखा दूंगा वैसा ही आप कर लीजिएगा और आपके सारे नेट गेट जो भी आईआईटीएम का क्वेश्चन है वो आसानी से कवर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं आखिरकार इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना है, क्या क्या बातें हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से देखना है। तो अगर हम इस पोर्शन में बात कर लेते हैं कि पढ़ना क्या क्या है, तो इस पूरे हेटेरोसाइक्लिक के चैप्टर में, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री का, इस हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में आपके पास दो पोर्शन रहने वाले हैं। एक जो पोर्शन आपके पास कहलाएगा, या फिर मैं व्हाइट चौक का ही यूज करता हूं, एक जो पोर्शन कहलाएगा वह कहलाएगा नेमिंग और एक जो पोर्शन कहलाएगा वह पोर्शन कहलाएगा प्रॉपर्टीज। हमारे इस कोर्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट या फिर मेजर पार्ट है वो प्रॉपर्टीज रिलेटेड है, हमें प्रॉपर्टीज पर ही ध्यान देना है। नेमिंग पर हमें यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आप सेमेस्टर वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको नेमिंग हो सकता है इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर नेमिंग का सच कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं है। और प्रॉपर्टीज को भी हम लोग यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक हो जाएगा हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज, जहां पर हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे जो सभी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एक तरीके से रिपीट होने वाली हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो मेजर पार्ट है हमारे पास, मतलब जिसके लिए हम ये पूरी के पूरे चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एक्चुअली इस चैप्टर में है क्या, एक बार बात समझ लो जरा ध्यान से। देखो, सबसे पहले आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए हेटेरो एटम्स का, जो कि मैंने आपको करवा दिया। ये सभी जितने भी एटम्स आपको दिख रहे हैं ये सभी हेटेरो एटम्स होते हैं। आप यूं कह सकते हो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम्स होते हैं उनको हेटेरो एटम्स कहा जाता है। ठीक है, बाकी अपन ने जब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन सीखी थी तो वहां पर मैंने आपको हेटेरो एटम के बारे में भी बताया था और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के भी कुछ एग्जांपल्स दिए थे। उसके बाद हमारे पास जो हमें स्टडी करना है वो अनसैचुरेटेड वाले पार्ट्स को स्टडी करना है। फ्यूरिन की केमिस्ट्री पढ़नी है, पायरोल की केमिस्ट्री पढ़नी है, थायोफिन की केमिस्ट्री पढ़नी है, पेरिडीन की केमिस्ट्री पढ़नी है, इंडोल की केमिस्ट्री पढ़नी है और क्यूनोलिन की केमिस्ट्री पढ़नी है। इन सब की केमिस्ट्री हमें पढ़नी है, बहुत आराम से पढ़ेंगे, एक एक बात पढ़ेंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना यहाँ सिखा दूंगा उतनी ही चीजों में सब कुछ यहाँ पर कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया कि आखिरकार इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, तो हमें प्रॉपर्टीज पर फोकस करना है और प्रॉपर्टीज में भी हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है केमिकल प्रॉपर्टीज में। मतलब आपके पास एक एक अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आएगा और उसके सामने उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी। अगला आपके पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आएगा, उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी। फिर जो रिएक्शंस आपके सामने बन के आ जाएंगी उन्हीं रिएक्शन से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। रिएजेंट्स का थोड़ा सा रोल यूज हो जाएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म का थोड़ा सा रोल यूज हो जाएगा, वक्त आने पर स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी थोड़ा सा रोल यूज हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है अगर आप हाई लेवल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो वहां पर विदाउट स्टीरियो तो कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। बाकी जेम लेवल की अगर अपन बात करते हैं तो क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आते हैं। आपको बस इतना पता होना चाहिए पायरोल में किस पोजीशन पर अटैक होगा और किसका अटैक होगा, थायोडीन पर किसका अटैक होगा, किस पोजीशन पर होगा। ऐसे ही इस तरीके से जितने भी ये आपके सामने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं किस पोजीशन पर किसका अटैक होने वाला है, कब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये सारी बातों को हम इस चैप्टर में आसानी से खत्म कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज के साथ। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अपने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में। हम लोगों ने जनरल प्रॉपर्टीज में हमें क्या क्या पढ़ना है, जनरल प्रॉपर्टीज में हमें तीन बातों को यहां पर स्टडी करना है। सबसे पहले हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं एरोमेटिसिटी के बारे में, कि आखिरकार आपके पास जितने भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैं उसमें से किसकी सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी है, उसको हम बेंजीन के साथ कंपेयर भी करेंगे।
एरोमेटिसिटी के बाद हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर, कि आखिरकार जितने भी आपके पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहा होगा। और फाइनली हम लोग हर एक कंपाउंड पढ़ते समय बात कर रहे होंगे उनके एसिड एंड बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये 3 बातें हैं जो कि जनरल प्रॉपर्टीज के अंदर आती हैं। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरोमेटिसिटी के बारे में। अब अगर थोड़ा सा याद करो आप, तो मैंने आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया से डिटेल में पढ़ाया था रेजोनेंस, और रेजोनेंस पढ़ाते समय मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था रेजोनेंस एनर्जी। तो यहीं से ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताया था कि जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वह जिस सिस्टम की जितनी ज़्यादा होती है, इसका मतलब उस सिस्टम की एरोमेटिसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब यह है कि यदि मुझे रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू मिल जाए इन सभी कंपाउंड्स के लिए जिनके लिए मैं एरोमेटिसिटी का ऑर्डर कंपेयर करने वाला हूं, तो मैं आसानी से बता सकता हूं जहां पर रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा वहां पर एरोमेटिसिटी ज्यादा। बात को समझिए क्या मैं समझाना चाहता हूं। मैं आपके सामने डिफरेंट कंपाउंड्स लिख देता हूं, और डिफरेंट कंपाउंड्स में आपके पास सबसे पहला बेंजीन है, ऐसे ही हमारे पास दूसरा थायोफीन है, तीसरा हमारे पास यहाँ पर पिरिडीन है ना। इस गोले का मतलब तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। इस सारी बेसिक केमिस्ट्री है जो हम लोग स्टडी करके आ रखे हैं। और फिर हमारे पास पायरोल है, और फाइनली हमारे पास यहाँ पर फ्यूरॉन है। इस तरीके से आपके पास ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिसमें हम बेंजीन के साथ इनके एरोमेटिसिटी ऑर्डर को कंपेयर करेंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सही से बताऊं तो हम अगर इनके रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं, और रेजोनेंस एनर्जी की बात हम यहां पर करेंगे किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। तो यहां पर इनकी डिफरेंट वैल्यूज आपको देखने को मिलने वाली हैं। अब वो डिफरेंट वैल्यूज में एक तो सबसे पहली वैल्यू 152, यहां पर है 122.2, यहां पर है 117, यहां पर है 88 और यहां पर है 64। ये आपके पास रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू है किलोजूल पर मोल। और आपको जहां से साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू होगी, इसका मतलब उतनी ही ज्यादा सिस्टम की एरोमेटिसिटी होगी। तो अगर हम ओवरऑल ऑर्डर बताएं एरोमेटिसिटी का, तो हम ओवरऑल ऑर्डर की अगर बात करें, जरा ध्यान से देखना, ओवरऑल ऑर्डर, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे पहले आपके पास है बेंजीन, फिर है आपके पास थायोफीन। आपको नाम भी पता होने चाहिए स्ट्रक्चर के अलावा, इसलिए मैं यहां पर ये लिख रहा हूं अलग से। फिर है आपके पास पिरिडीन, फिर है आपके पास पायरोल, और फिर फाइनली आपके पास है फ्यूरेन। तो ये एक फाइनल ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी है जो कि आपको ध्यान रखना है। एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है, बोला जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी, या फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर कोई चेंज करना चाहे तो वह रेजोनेंस एनर्जी के थ्रू भी पूछ सकता है। क्लियर एकदम अच्छे से। अब यहां पर एक छोटा सवाल आता है कि सर ये जो थायोफीन है, ये थायोफीन की जो एरोमेटिसिटी है वो पायरोल और फ्यूरेन से भी बहुत ज्यादा है ना। तो यहां से एक सवाल हमारे पास यही आता है कि हमारे पास यहां पर थायोफीन की एरोमेटिसिटी ज्यादा होने का कारण क्या है ना। तो हम अगर यहां पर एक एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो एक्सप्लेनेशन जो बुक्स रेफरेंस वगैरह में लिखा हुआ है वो बेसिकली यही है कि आपके पास थायोफीन में क्या है, सल्फर है, ठीक है, और सल्फर के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। आपके पास सल्फर है और सल्फर के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से यहां पर जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वह एक्स्ट्रा बन जाते हैं। क्या बात समझ में आई? यहां पर जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वह क्या कर जाते हैं,
कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बन जाते हैं। और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर अगर एक्स्ट्रा बनेंगे तो रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज होगी, और रेजोनेंस एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो इसका मतलब यहां पर एरोमेटिसिटी भी इंक्रीज रही होगी। क्लियर है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको बताना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपके पास, यहां पर 3 कंपाउंड है इस तरीके से, पहला, दूसरा और यहां पर तीसरा। आपको इसका एरोमेटिसिटी का ऑर्डर बताना है और साथ ही में आपको इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी बताना है। दोनों ही ऑर्डर आपको यहां पर इस एग्जाम्पल के लिए एक्सप्लेन करने हैं। थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, क्या हम एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए? अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पर डिफरेंस नजर आ रहा होगा। देखो, इन दोनों में तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, आपके सामने वैल्यूज रखी हैं और आप आसानी से बता सकते हो पायरोल की एरोमेटिसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्यूरेन। और एक बात आपको यह भी पता होनी चाहिए कि अगर किसी सिस्टम में किसी की एरोमेटिसिटी ज्यादा है, किसी सिस्टम में यदि किसी की एरोमेटिसिटी ज्यादा है तो पक्की बात इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी भी क्या है, ज्यादा है। तो डायरेक्ट ये अगर आप एरोमेटिसिटी ऑर्डर बता दोगे तो स्टेबिलिटी ऑर्डर फिर अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सवाल फंस रहा है इस वाले केस में। अगर आप इस मॉलिक्यूल को जरा ध्यान से देखोगे तो इस वाले मॉलिक्यूल में आपका सवाल फंस रहा है। तो बताइए कैसे आप सोच सकते हैं? देखो, तीनों ही में सबसे पहले आप चेक करो क्या तीनों ही कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर तीनों में से कोई नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, तो पक्की बात है उसकी एरोमेटिसिटी तो कम रहने ही वाली है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या तीनों ही एरोमेटिक हैं। तो देखो, अगर आप पहले कंपाउंड को चेक करोगे तो 2 2 4 6 साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, सारी बातें लागू हो रही हैं, एरोमेटिक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड कंपाउंड देखो 2 2 4 और यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर 6, ये भी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड हगल्स रूल फॉलो कर रहा है, और ऐसे ही हमारे पास फ्यूरिन में भी फॉलो कर रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि जो तीनों कंपाउंड हैं, मतलब फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऑल आर एरोमेटिक, तीनों ही एरोमेटिक है। लेकिन अब अगर इसमें जरा ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये जो एरोमेटिक है इसमें कोई भी हेटेरो एटम नहीं है। हेटेरो एटम के पार्टिसिपेशन की वजह से यहां पर ये एरोमेटिक नहीं बन रहा। लेकिन इसमें और इसमें अगर आप देखोगे तो इन दोनों में, मतलब हम बोल सकते हैं सेकंड एंड थर्ड में इनकी जो एरोमेटिसिटी है उसमें क्या है, उसमें हेटेरो एटम का पार्टिसिपेशन है, इसका मतलब अगर आप हेटेरो एटम के पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हो तो अपने आप में आपको पता ही है हेटेरो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं देन कार्बन, बोलिए। और इसी ही वजह से क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहीं ना कहीं थोड़े तो नखरे दिखाएगा अपने लोन पेयर देने में एज कंपेयर टू कार्बन। तो यहां पर जो एरोमेटिसिटी का थोड़ा सा ऑर्डर होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू इसके, क्योंकि यहां पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लोन पेयर की टेंडेंसी देने की कम होगी अगर हम कंपैरिजन में बात करते हैं। तो अगर ओवरऑल ऑर्डर की बात करते हैं तो फर्स्ट वाले की एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा होगी। इन दोनों में मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहां पर आपके सामने वैल्यू है, फिर होगी आपके पास सेकंड और लास्ट में फाइनली होगी आपके पास थर्ड। तो ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं ऐसे, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट जनरल प्रॉपर्टीज जिसमें हम एरोमेटिसिटी की बात कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जनरल प्रॉपर्टीज में ही, जिसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कि आखिरकार ये कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर दिखाते हैं तो उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। बाकी हम जब डिटेल्ड केमिस्ट्री पढ़ेंगे एक कंपाउंड की तो हम सीखेंगे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही क्यों दिखाते हैं और कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिखाते, ये सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। थोड़ा सा वेट, हम लोग एक बार इंट्रोडक्शन इसका रेडी कर ले, एक बार हमारे दिमाग में इसकी भूमिका तैयार हो जाए, फिर हम धीमे धीमे टॉपिक बढ़ाएंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अब हम जनरल प्रॉपर्टीज में ही अगली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी जनरल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसकी बात की है वो एरोमेटिसिटी है।
अब अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑर्डर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑर्डर। देखो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या समझाना चाहता हूं आखिरकार मैं यहां पर। सबसे पहला सवाल तो ये आ रहा है कि सर आखिरकार हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पर इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से अटैक करता है। देखो आप पहले मतलब समझो इस रिएक्शन का। इस रिएक्शन का मतलब क्या है कि यहां पर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होगा एज अ अटैकिंग रिएजेंट। इलेक्ट्रोफाइल एज अ अटैकिंग रिएजेंट जो कि सब्स्टिट्यूशन का काम कर रहा होगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल एज अ अटैकिंग रिएजेंट है तो आप जितने भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इस तरीके से, हमारे पास जैसे पायरोल है ना, पायरोल की बात करते हैं, हमारे पास फ्यूरेन है, फ्यूरेन की बात करते हैं, हमारे पास थायोफिन है। आप ये जितने भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स देख रहे हो या फिर पेरिडीन है, उन सभी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एक तरीके से क्या होता है ना, बेंजीन वगैरह हो गया। तो इन सभी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और हमें पता है जहां पर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वह सभी सिस्टम कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पर आखिरकार अटैक कौन करने आएगा? इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करने आएगा। तो ये बेसिक बात आपको पहले समझनी पड़ेगी। इसीलिए जो भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो ज्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। चलो ये तो है, लेकिन आखिरकार इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहा होगा? मतलब ये जितनी भी आपके पास डिफरेंट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, या फिर मैं बेंजीन भी यहां पर ले लूंगा, तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहा होगा? जैसे हम बात करते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसे हमारे पास सबसे पहले हम यहां ले लेते हैं पायरोल, ठीक है। पायरोल के बाद हमारे पास अगला है फ्यूरेन, फ्यूरेन के बाद हमारे पास अगला है थायोफिन, फिर हम बेंजीन ले लेते हैं, और फाइनली फिर हम पेरिडीन ले लेते हैं। ये हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं। इन कंपाउंड्स में आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताना है। तो अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो आपके पास यही ऑर्डर होता है इनकी रिएक्टिविटी का। अभी हम एक्सप्लेनेशन लेंगे, लेकिन पहले हमें ये याद करना पड़ेगा कि आखिरकार कि हमारे पास जो पायरोल होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। पायरोल के बाद फ्यूरेन, फ्यूरेन के बाद थायोफिन, और थायोफिन के बाद पेरिडीन, बेंजीन, है ना। थायोफिन के बाद बेंजीन, और फाइनली बेंजीन के बाद पेरिडीन, ठीक है। ये आपके पास एक ओवरऑल ऑर्डर। अब जरा ध्यान से समझना, अगर आप इस ऑर्डर को जस्ट पिछले वाले एरोमेटिसिटी के ऑर्डर से कंपेयर करोगे तो आपको जस्ट रिवर्स दिखाई नहीं देगा। फिर सुनिए, अगर आप इस ऑर्डर को जस्ट एरोमेटिसिटी के ऑर्डर से कंपेयर करोगे तो जस्ट रिवर्स दिखाई नहीं देगा। आप बोलोगे सर एरोमेटिसिटी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, बिल्कुल सही बात थी। तो सर इसका मतलब रिएक्टिविटी अपोजिट होनी चाहिए, लेकिन यहां पर इनके कुछ और रीजंस भी रहे होते हैं। तो आइए कहानी को अपन शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले अपन बेंजीन को रेफरेंस लेके चलते हैं। बेंजीन है हमारे पास, ठीक है। अब हम दो सवाल यहां से बनाने वाले हैं। पहला सवाल तो हमारे पास क्या है? पहला सवाल है कि आखिरकार पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफिन, इनकी रिएक्टिविटी बेंजीन से ज्यादा क्यों है? पहला सवाल तो हमारा ये आ चुका है। हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला सवाल हमारे पास ये आ रहा है, जबकि हमारे पास
इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स भी हैं, लेकिन बेंजीन में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। ये सब बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल रही होंगी, ठीक है। तो आप पॉइंट को समझना। इसका अगर मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं तो एक्सप्लेनेशन मैं ऐसे दे सकता हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आपके पास है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन रिंग या फिर पर रिंग, इसके बेसिस पर आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बटे नंबर ऑफ कार्बन एटम पर रिंग। जैसे अगर मैं यहां पर बात करता हूं पायरोल की, थायोफीन की या फ्यूरेन की और थायोफीन की, तो इन सब में क्या है, आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने की है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। देखो यहां पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहां पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो 6 पाई बटे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहां पर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 4। वहीं पर अगर मैं बेंजीन की बात करता हूं, बेंजीन, तो बेंजीन वाले केस में क्या हो जाएगा, आपके पास 6 पाई बटे 6, ठीक है। मतलब यहां देखो इस वाले केस में बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डिफरेंस आपको यहीं पे समझ में आ चुका होगा कि इनकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू बेंजीन। तो सबसे पहला एक्सप्लेनेशन तो हमारा ही हो गया कि आखिरकार बेंजीन से ज्यादा हमारे पास पायरोल, फ्यूरेन और थायोफोन किस तरीके से ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है रिएक्शन मैकेनिज्म में कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता ही क्या है। बाकी जब मैं एक एक कंपाउंड की डिटेल केमिस्ट्री पढ़ूंगा तो वहां पर अपन बात करेंगे। अब दूसरा एक्सप्लेनेशन जो अपन को देना है वो बेंजीन और पिरिडीन में देना है। तो अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि जो बेंजीन है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है पिरिडीन से, आखिरकार ऐसा क्यों, ठीक है। तो बताइए किस तरीके से अपन बता सकते हैं। बेंजीन को जरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेंजीन ऐसा है आपके पास, और यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन है, और पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, ठीक है। वहीं पर अगर अपन पिरिडीन की बात करते हैं तो पिरिडीन का स्ट्रक्चर आपके पास कुछ ऐसा होता है। अब दोनों स्ट्रक्चर में अगर आप मेन जो डिफरेंस वाली बात देखोगे, यहां पर ये जो नाइट्रोजन है ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और यहां पर सिर्फ कार्बन है जो कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन, तो ये करता है पाई सिंक का काम करता है, पाई सिंक, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर क्या कर देगा, ये कम कर देगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से। एक तरीके से अपन जब इससे कंपैरिजन करेंगे तो हम एक ओवरऑल कंपैरिजन ये निकाल सकते हैं कि इन केस ऑफ बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पिरिडीन, क्योंकि पिरिडीन में एक नाइट्रोजन एटम इन्वॉल्व है उस रिंग में और जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बस इसीलिए बेंजीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पिरिडीन। क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल का अप्रोच फेवरेबल होगा, और इलेक्ट्रोफाइल का अगर अप्रोच फेवरेबल होगा तो इसका मतलब आपके पास रिएक्शन भी फास्ट होगी। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जनरल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात हमने एरोमेटिसिटी से रिलेटेड बात की है जो कि क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। दूसरी बात जो हमने की है वह एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी ऑर्डर के प्रति की है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास पायरोल होता है, उसके बाद फ्यूरेन होता है, फिर थायोफीन होता है, फिर बेंजीन होता है, एंड फाइनली आपके पास होता है पिरिडीन, ठीक है। तो एक तरीके से हम ये भी दिमाग में फिट कर सकते हैं अपने, जो पिरिडीन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना के बराबर दिखाने की कोशिश करता है। इसीलिए जब मैं आपको पिरिडीन की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो यहां पर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं। देखो कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है
क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के प्रति ज्यादा इच्छुक नहीं है, इसलिए यहां पर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे होंगे। जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे और डिटेल में आप सारी बातें जानोगे तो और अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। तो हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर ये जितने भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये किस तरीके से आए हैं। ये सभी हम एक तरीके से कह सकते हैं बेंजीन से ही एक तरीके से आप एटम को रिप्लेस करके बना सकते हो। तो एक बार हम हल्का सा आइडिया ले लेते हैं। तो अभी तक आपको इस पहले लेक्चर में क्या क्या याद होना चाहिए? पहले लेक्चर में सिर्फ 3 बातें याद होनी चाहिए। सबसे पहली बात, जो भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनका स्ट्रक्चर। जैसे मैं पायरोल बोलूं तो दिमाग में चलना चाहिए पायरोल क्या है, फ्यूरिन बोलूं तो फ्यूरिन चलना चाहिए, थायोफिन बोलूं तो थायोफिन चलना चाहिए, पेरिडीन, बेंजीन तो आपका एकदम मतलब प्यारा है, आपको तो अच्छे से पता ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एरोमेटिसिटी ऑर्डर, और एरोमेटिसिटी ऑर्डर के साथ ही आपका रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर भी चल रहा होगा और स्टेबिलिटी की बात भी चल रही होगी, और फिर फाइनली एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कहानी। बाकी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज हम हर एक कंपाउंड के साथ पढ़ेंगे। जैसे हम पायरोल पढ़ेंगे तो पायरोल के साथ ही उसकी बात पढ़ेंगे, फ्यूरिन पढ़ेंगे उसके साथ ही उसकी बात पढ़ेंगे, तो उसको हम अलग से एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है।